नमस्कार मित्रों। हमारे साथ हैं आज जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी साहब। स्वागत है सर आपका। और बिना किसी देर के मैं जिस विषय पर आज त्रिपाठी साहब से बात करने वाला हूं वो विषय बता दूं। वो विषय इस वक्त उत्तर प्रदेश, देश और पूरी दुनिया में हिंदू समुदाय और राम भक्तों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, जिसमें अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। अब ये 150 पन्ने की प्राइमरी रिपोर्ट है, और जो बातें छन कर आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि और समय मांगा है इस एसआईटी ने। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े मामले में, जिसमें एसआईटी भी कह रही है कि गड़बड़ हुई है, बड़े पैमाने पर चीजें मिसिंग है, उसमें एफआईआर क्यों नहीं हुई? इतने बड़े मामले में क्या किसी को बचाया जा रहा है? यह सवाल भी पब्लिक डोमेन में है। इस मामले में और क्या हो सकता था जो नहीं हुआ 8 जून को यह मामला प्रकाश में आने के बाद, लगभग 13-14 दिनों के बाद? ये तमाम सवाल इस वक्त पब्लिक डोमेन में है। तमाम बातों पर लोग चर्चा कर रहे हैं, और चूंकि राम मंदिर एक बड़ी आस्था का विषय है, एक बड़े जन समुदाय को, उनकी भावनाओं को जोड़कर रखता है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है, इन चर्चाओं को और धार मिल जाती है। सर, ये मामला जब पहली बार आपने सुना, मैं आगे सवाल पूछूंगा, जब पहली बार ये आपके कान में पड़ा कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की गई है, वहां पर घपला हुआ है और चीजें मिसिंग है, तो पहली बात आपके मन में क्या आई? पहली बात मेरे मन में ये आई कि 1528 में जो अब कोर्ट का फैसला कहता है, मीर बाकी ने इस मंदिर को तोड़ा था। पहली बात जो मेरे मन में आई कि 1834 में पहली बार यह मसला किसी प्रशासन के पास पहुंचा, भले ही वो ब्रिटिश हुकूमत ही क्यों ना हो। फिर मुझे याद आया कि 1934, 1947 से होता हुआ ये मामला 2019 में अपने फैसले पर आया। जी। तकरीबन 500-550 साल तक एक मंदिर को लेकर संघर्ष, तकरीबन 200-225 साल तक इस मंदिर मुद्दे का अदालत में रहना, फिर फैसला आना, और फैसला आने के बाद 2026 में यह समझ में आया कि अरे यहां तो चढ़ावे में चोरी भी हो रही। 3000 से ज्यादा लोग केवल 1989 के बाद मारे गए। 3000 से ज्यादा लोग। अगर हम 1528 से शुरू कर देंगे तो मौत की ये जो गिनती है ना, ये बहुत आगे बढ़ जाएगी। जी। लेकिन हम 1989 से ही शुरू करते हैं तो इतने लोग मारे गए। ये वो मसला है जिसमें बांग्लादेश में अग्निकांड हुआ, जिसमें ब्रिटेन में अग्निकांड हुआ, जिसमें सऊदी अरब में अग्निकांड हुए। विश्व स्तर का यह मसला था। बड़ी मुश्किल में यह मंदिर कानूनी लंबी लड़ाई के बाद मिला। मंदिर बना, शिलान्यास हुआ। अयोध्या एक लंबे समय तक कभी सुरक्षा में, तो कभी दंगों के, तो कभी ब्रिटिश हुकूमत के पिंजड़े में रही। फिर मंदिर का देवार्पण हुआ 2024 के चुनाव से ऐन पहले। और आज खबर अगर ये हो कि 500 साल के संघर्ष के इतिहास के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो चुका मंदिर अगर चढ़ावा चोरी का शिकार है, तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती।
पहली बार मैंने इस मुद्दे को सुना जब अयोध्या से इस तरीके की खबर आई। इस खबर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया अखिलेश यादव ने, पब्लिक डोमेन में तब आया जब अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को ट्वीट के जरिए बताया, और तकरीबन 8 से 9 दिन तक भारतीय जनता पार्टी, प्रवक्ता, सरकारी लोग, मंदिर, ये सब कहते रहे कि एक सियासी मुद्दा उखाड़ा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर एसआईटी के गठन के बाद वो चंपत राय जो ये कह रहे थे कि हर महीने ऑडिट होता है, अभी ऑडिट जारी है, लेकिन जारी ऑडिट में हमें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। नृपेंद्र मिश्रा घोटाले की खबर आते ही अयोध्या आते हैं और वो बताते हैं कि वो निर्माण समिति से संबद्ध है, और कुछ भी नहीं कहते, चले जाते हैं। और अब जब एसआईटी गठित हो जाती है, तब अचानक नृपेंद्र मिश्रा इस पूरे मामले के चेहरे बन जाते हैं, जो चैनल दर चैनल बैठकर अब सारी बातें कह रहे हैं। और जो बात पहले दिन से शुरू हुई थी कि चढ़ावे में चोरी हो रही थी, उस चोरी को डकैती का नाम अगर किसी ने दिया तो खुद नृपेंद्र मिश्र ने दिया जी। नृपेंद्र मिश्र के आने के बाद ये मसला बढ़ा। लेकिन इसमें एक बड़ी खास बात है। खास बात यह है कि जब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सरकार भी खामोश थी। सरकार क्यों खामोश थी? क्योंकि सरकार ने तय कर रखा था कि ट्रस्ट के इस मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं। नहीं, किस सरकार? चाहे ब्यूरो, उत्तर प्रदेश की या केंद्र की? मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं। ओके, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूं जी। कि हमारा इस ट्रस्ट के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। वजह कि इसका नियंत्रण, इसका कंट्रोल, ये सब कुछ केंद्र के हाथ में है। हम इस मामले में दखल नहीं देंगे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पुलिस ऑफिशियल्स हो, सबको यह ताकीद थी कि कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, बावजूद इसके पुलिस इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थी, लेकिन बिना किसी निकट पड़त के। तो पहली बार लवकुश मिश्रा के अकाउंट से वो 5 लाख रुपए मिले जो चढ़ावा चोरी किए गए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उस अकाउंट से वो बरामदगी की और उस अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर 5 लाख रुपए कराया। वही पहला मौका था जब इस पर एक एफआईआर होनी थी। लेकिन एफआईआर नहीं हुई, और एफआईआर नहीं हुई के बाद तो एफआईआर अभी तक नहीं हुई। तो ये जो आपने मुझसे पूछा कि आपको कैसा एहसास हुआ था जब आपने ये सुना था, तो एहसास यही हुआ था कि 500 साल के बाद आपको एक मंदिर हासिल हुआ। उस मंदिर में अगर चढ़ावा चोरी हो रही है, तो जैसे बहुत सारे नेताओं ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि कीड़े पड़ेंगे। 100 बार जन्म लेने के बाद मल का कीड़ा बन के आप पैदा होंगे जिन्होंने ये चढ़ावा चोरी किया है। लेकिन शराब से ये देश नहीं चलता, ये देश कानून से चलता है। कौन है जिनको 100 बार तक जन्म लेना है और मल का कीड़ा बनना है? इसके चेहरे स्पष्ट होने चाहिए। कौन है वो लोग जिनके कीड़े पड़ने वाले हैं कि स्वर्ग और नर्क यही है? हम क्यों कीड़े पड़ने का इंतजार करेंगे? राम मंदिर है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर है। वो अयोध्या भी छोड़ेंगे, वन भी जाएंगे, रावण से भी लड़ेंगे, लौट के वापस आएंगे, मंदिर नहीं पाएंगे, मंदिर फिर बनवाएंगे, फिर मंदिर बनने के बाद चढ़ावा चोरी भी अपनी आंखों से देखेंगे।
ये महसूस हुआ मुझे। ये एहसास तो मेरा ख्याल है आपका और बढ़ता ही जा रहा होगा सर। ये इसलिए बढ़ता जा रहा होगा क्योंकि इसमें कोई एफआईआर नहीं हुई। इसमें एसआईटी ने आज अपनी बात को, पूछताछ को पूरा करने के 3 दिन बाद एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंपी है। और अभी भी इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं वो एक रहस्यमय मौन धारण किए हुए हैं। एक ऐसा मौन जो किसी राम भक्त की समझ में नहीं आ सकता है, मुझे लगता है। ऐसे मामले में ऐसी चुप्पी, ऐसा सन्नाटा, किसी के मुंह से कुछ फूट नहीं रहा है। ये वो लोग हैं जो 3 दशकों तक राम मंदिर के लिए अलग अलग मंचों पर जोर जोर से बोलते रहे हैं, उससे जुड़े किसी भी विषय पर बोलते रहे, एकदम सन्नाटे में। क्यों? कौन कहता है सन्नाटे में? आपने सन्नाटा देखा है? मैं तो सन्नाटे महसूस कर रहा हूं। सन्नाटे को डिकोड कर दिया गया है, और वो जो सन्नाटा डिकोड हुआ है वो भाषण बन के सामने आ चुका है। सिस्टम क्या होता है कि एक लाउड स्पीकर लगा होता है, हमें उससे आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहां से आ रही है? वो आवाज उस स्पीकर में लगी उस लीड से होती हुई उस मशीन तक जाती है जो सिग्नल्स को आवाज में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब उस मशीन में वो सिग्नल कहां आते हैं? तो पहले रिकॉर्ड से आते थे, फिर कैसेट से आते रहे, फिर सीडी से आते रहे, और अब पेन ड्राइव से आते हैं। और पेन ड्राइव, केवल एक पेन ड्राइव दिखती है, उसके अंदर सिग्नल क्या है ये नहीं दिखते। तो ये पेन ड्राइव मौन है, लेकिन जो स्पीकर है वो चिल्ला रहा है। कौन हो जी तुम होते कौन हो राम मंदिर के चंदा चोरी के मुद्दे पर बोलने वाले? तुम्हारे पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम मंदिर के चढ़ावे चोरी का मुद्दा उठाओ। तुम रामद्रोही हो। कोई बताए मुझे कि क्या चढ़ावा चोरी वो भी उस राम मंदिर में जिसका 500 साल का इतिहास है, जिसको लेकर भाजपा भाजपा बनी है, जिसको लेकर भाजपा ने बोरो वोट हासिल किया है, सरकारें केंद्र से लेके 13 दिन की हो, 13 महीने की हो, या 5 साल की हो, या 2014 के बाद की हो, राम मंदिर हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। 2024 में भी था। तो क्या चढ़ावा चोरी की अगर खबर एक आम आरटीआई एक्टिविस्ट देता तो क्या खबर नहीं होती? एक बिल्कुल होती। आम पीआई लिस्ट होता तो क्या खबर नहीं होती? क्या कहीं एक नियम की आरता में यह लिखा हुआ है कि आपका राम मंदिर जाना जरूरी? हाँ, बिल्कुल सही है। जो विधायक टूटे, मनोज पांडे जैसे, जिन्होंने बताया कि चूंकि हमको राम मंदिर जाने से रोका गया, लिहाजा हमने पार्टी छोड़ दी, हमारा दिल घुट रहा था, दम घुट रहा था। हम्म। तो क्या किसी आरता में, किसी फॉर्म में यह लिखा हुआ है कि आप चढ़ावा चोरी राम मंदिर की तब खोलेंगे जब आप खुद 21 बार मंदिर गए हो? तो मंदिर जाना अगर जरूरी है कोई घोटाला खोलने के लिए, तो जो मंदिर में ट्रस्टी रह रहे थे वो वहीं रहते हैं। चोरी तो वहीं हो रही थी। हम्म। जो रह रहे थे उनकी नाक के नीचे या उनके हाथ के जरिए चोरी हो रही थी। लेकिन सवाल क्या है, जो आप कह रहे हैं ना मौन है, कोई मौन नहीं है इसमें। तुरंत मान लिया अखिलेश यादव सियासत कर रहे हैं, मान लिया, बिल्कुल सियासत कर रहे हैं और करना भी चाहिए। सियासत का मतलब ही यही है, राज करने की जो नीत है उसी को राजनीति कहते हैं। अगर आपके लिए मुलायम सिंह द्वारा गोली चलाया जाना राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, तो किसी अखिलेश यादव के लिए चढ़ावा चोरी भी मुद्दा हो सकता है। और तब हम्म। जबकि उत्तर प्रदेश चुनावी चौखट पर खड़ा हो। और ये मुद्दा अखिलेश यादव नहीं लाए हैं, ये मुद्दा चांदी की तश्तरी में सोने के मुद्दे की तरह आपने सजा के दिया है। जी। और जब मुद्दा आएगा
तो मुद्दा खेला जाएगा। हम्म, अगर मुलायम सिंह ने कार सेवक को वो गोली चलवाई थी, बिल्कुल चलवाई थी। नृपेंद्र मिश्रा उस समय प्रमुख सचिव थे, मैं फिर भी कहता हूं मुलायम सिंह दोषी थे, फिर भी कहता हूं। हाथ में मस्कट लेके और कॉक करके खुद तो गोली नहीं चला रहे थे, लेकिन उस आरोप की सारी गोलियां किसको पड़ती हैं आज तक? मुलायम सिंह को, समाजवादी पार्टी को। और उनको वो गोली का घाव झेलना पड़ेगा। बिहार के किसी चुनाव में कांग्रेसी एक मंच सजा हो, उसमें दो लड़के आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दे, जो गलत है, नहीं देनी चाहिए, लेकिन दो लड़कों ने गाली दी, झेला किसने? आरोप किस पर? राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे। सही। तो चढ़ावा चोरी होगा तो झेलेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी। आप इसमें से चावल में कंकड़ बड़ड़ के ट्रस्ट को अलग नहीं करेंगे, भाजपा को अलग नहीं करेंगे, तो ये आरोप तो झेलना ही पड़ेगा। तो खामोशी नहीं है, खामोशी नहीं, मौन नहीं है। वो नहीं बोल रहे हैं, वो बोलेंगे अब कहां? उनके लिए बोलने का माइक सेट हो चुका है। वो एसआईटी के आगे बोलेंगे, वो एसआईटी के आगे बोलेंगे। मौन तो सरकार ने भी रखा था, नहीं बोल रही थी। तब ट्रस्ट ने तय किया ना, अब इसको शांत रखना, मौन करना और सवाल खड़े करेगा। सवालों का पूरा एक चक्र तैयार हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के हर एक मंच से भाषण दिया जाएगा और हम जवाब देते देते थक जाएंगे। लिहाजा चुनाव से पहले इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करना है, क्योंकि दूध और पानी ही करेगा। मलाई तो खा चुके हैं लोग, और मसला मसला तो मलाई का है जी। मसला तो मलाई का है। तो इसको देखते हुए फिर एसआईटी गठित हो रही है, और अब जो मौन, जिनको आप ट्रस्ट के लोगों को मौन कह रहे हैं, जवाब उनको एसआईटी को देना है। और एसआईटी जिसने अभी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है, और जो सूत्र बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि और वक्त चाहिए, तो इसकी दो वजह है। या तो इसको लंबा खींचना है, एक बात, या ये चोरी का अरसा लंबा है, ये अच्छा। काफी पहले से हो रही है, और जांच बहुत अंदर तक जाके बहुत पीछे तक कर रही है, इसलिए ये वक्त मांगा जा रहा है। तो ये वैसे तो आपने स्पष्ट कर दिया, लेकिन ये जो ज्यादा वक्त मांगा जा रहा है, ये मसला जितना ज्यादा चर्चा में रहेगा, उतना ज्यादा बीजेपी को राजनीतिक नुकसान होगा, हो नहीं, स्वाभाविक। दूसरा ये कि इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, आपकी समझ क्या कहती? मेरी समझ ये कहती है कि फैजाबाद में एक मित्रसेन यादव हुआ करते थे। अच्छा। उनको किसी मसले में फांसी की सजा भी हुई थी, सांसद भी हुए, कई बार विधायक भी हुए हो, लेकिन राष्ट्रपति ने अंततः उनको माफ किया था। फिर उनके बेटे आए सियासत में, उनका नाम आनंद सेन था, जो मायावती की सरकार में, अब आप सोच रहे होंगे मैं कहां से कहां ले जा रहा हूं मामले को, नहीं समझाना है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे। फैजाबाद के मिल्कीपुर इलाके में एक लड़की गायब हुई, जिसका नाम था शची राज, दलित थी, छात्रा थी। उसके बाप ने उसकी गुमशुदगी का एक मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस छानबीन करती रही, 15-20 दिन हुआ, कुछ नहीं। एक दिन समाजवादी पार्टी कार्यालय में मुलायम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं गया। मुझे एक बूढ़ा सा आदमी, बूढ़ा मतलब 50-52 साल का था, लेकिन चेहरे से बूढ़ा हो चुका था, उसने मुझसे कहा कि साहब मेरी बेटी 12 दिन से गायब है। तो मुझे लगा गुमशुदगी की एक खबर है। हमने कहा मुकदमा दर्ज कराए हैं? बोले कराए। तो मुझे लगा गुमशुदगी की एक खबर कहीं स्निपेट्स में चलवा देंगे। तो उन्हें ठीक है, हमको एफआईआर कॉपी दे दो, बच्ची का फोटो दे दो, हम चलवा देंगे। उसने कहा नहीं साहब, मंत्री जी अपहरण किए उसका। मैंने कहा क्या बात करते हो आप?
बोले हाँ साहब। कौन मंत्री? आनंद सेन। हमने कहा नाम लिखवाए हो? बोले नहीं साहब, नाम कैसे लिखवाए, मंत्री है। हमें डर लगता है और हमारे घर आते हैं और हम आए उनके घरेलू संबंध है। और वो बंदा फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय में काम करता था। अच्छा। मैंने कहा आओ लाइव पे बैठते हैं। मैंने उसको लाइव पर बैठाला और मैंने कहा जो मुझसे कह रहे हो वो कहना पड़ेगा। धीमे धीमे उसने कहना शुरू किया। कहना शुरू किया, कहता गया कहता गया कहता गया। लगभग लगभग पूरे दिन वो हेडलाइन में था और वही खबर चल रही थी। बहुत जरूरी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मायावती मुख्यमंत्री थी। मायावती कार्यालय से फोन आया, मुझे बुलाया गया। मैं गया, उनसे मिला। मैंने कहा कि उसके पास बहुत सारी चीजें, बाकी सबूत मैं आपको दूंगा। मायावती ने तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफआईआर जो थी उसमें मंत्री का नाम डलवाया और जो मुकदमा गुमशुदगी का था वो अपहरण में तरमीम हो गया। इसके बाद बीएसएनएल के कुछ मोबाइल से उस लड़की के पास था और मंत्री जी का नंबर मेरे पास था। तब चंडीगढ़ से रिपोर्ट आती थी कि आपने किससे किससे बात की। वो मैं अपने काम में लगा हुआ था तो वो सारी चीजें निकल कर सामने आई कि मंत्री जी रात में 2-2 बजे 8-8 घंटे बात करते थे, सब कुछ करते थे। वो चीजें साबित हो गई। आगे का किस्सा छोड़ दीजिए, वो तमाम सारी चीजें मुझे मिलती चली गई और फिर बाद में उन मंत्री जी को उम्र कैद की सजा हुई। फिर वो मुकदमा गुमशुदगी से अपहरण में तरमीम हुआ था और जो अपहरण में तरमीम हुआ था वो गुमशुदगी से हत्या और अपहरण में तरमीम हुआ। इससे क्या साबित होता है कि पहली चीज क्या है? एफआईआर, जो किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट की तरह किसी भी थाने में लिखवाई जाने वाली हजारों एफआईआर में से एक होती। जब 5 लाख पहली बार मिल गए थे, सिर्फ 5 लाख अकाउंट टू अकाउंट मिले थे और आपने उसको ट्रांसफर कराया था, वाई देयर वाज नॉट एन एफआईआर लॉन्च्ड? क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च कराई गई? एसआईटी बनाई गई। एसआईटी तो तब भी बनी थी जब 2 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में 1 घंटे बाद खरीद ली गई थी। एक जमीन एक्स के पास है, वाई ने उससे 2 करोड़ की खरीदी और 1 घंटे बाद वो 24 करोड़ की खरीद दी गई। तब भी एसआईटी बनी थी। एसआईटी कुंभ में भी बनी थी, एसआईटी फिर बनी है। मैं योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो कंसर्न है उसको लेकर पूरी तरीके से मुतमईन हूं। अच्छा। बहुत बहुत कायदे से अगर बोलूं तो योगी आदित्यनाथ के निशाने पर है पूरा मसला। और वो अगर कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो मैं कह रहा हूं कि दूध और पानी अलग तो होगा, लेकिन यह तय हो जाएगा कि पानी ने मलाई चुराई है या दूध ने मलाई चुराई है, यह सामने आएगा। हालांकि विपक्ष एक बात बहुत पुरजोर तरीके से कह रहा है कि इसमें सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है राजेंद्र भाई, इसको देखना पड़ेगा। जो अच्छा। नपेंद्र मिश्रा कुछ नहीं कह रहे थे, वो अब ये कहते हैं कि चंपत राय की निष्ठा पर सवाल नहीं है, चंपत राय की लुक आफ्टर, उनके मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया, तो क्या लाल बहादुर शास्त्री रेल चला रहे थे क्या? इस्तीफा तो उन्हीं ने दिया। तो इसका क्या मतलब है कि उनकी निष्ठा पे सवाल नहीं है, लेकिन उनकी नाक के नीचे हो रहा था ये वो देख नहीं पाए। इसका इसका सीधी सी बात है। तो वो कहते हैं ये सीईओ बना देना चाहिए एक, तो पहले बना देना चाहिए था। दूसरी बात वो कहते हैं कि मैं बैंक इसमें सबसे बड़ा दोषी है। अब देखिए वो लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर रहे हैं कि बैंक सबसे बड़ा दोषी है। बैंक ने ध्यान नहीं दिया, यानी वो तय कर रहे हैं कि बैंक पर दोष ज्यादा जाएगा। अब बैंक बता देता हूं, 40-44 के आसपास दान पात्र लगे हैं पूरे मंदिर परिसर में।
दर्शन मार्ग पे भी है और जो छोटे छोटे मंदिर है उन पे भी लगे। गिनती सीसीटीवी पे होती है। सीसीटीवी 45 दिन का रिकॉर्ड रखता है। 46 दिन जैसे होते हैं तो पहले दिन वाली रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। हम्म, ऑन एन एवरेज करोड़ से 1.25 करोड़ चंदा रोज आता है। और हाई सीजन जैसे दिवाली, दशहरा, नया साल, इस दौरान ये चंदा 5-5, 10-10, 12-12 करोड़ का भी होता है। हम्म, इसके अलावा लोग अपने जेवर डाल देते हैं, सिल्ली डाल देते हैं, अंगूठी उतार देते हैं, उसका तो कहीं हिसाब किताब ही नहीं है। तो स्टेट बैंक के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं, इस गिनती में। हम्म, अब जब आप सोचते होंगे कि यार स्टेट बैंक के कर्मचारी भी शामिल होते हैं तो दिक्कत कैसे, तो वो स्टेट बैंक का कर्मचारी नहीं है। आप ये मत सोचिएगा मनोज राजन त्रिपाठी एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ना। स्टेट बैंक ने मैन पावर सप्लाई की एक कंपनी हायर की। हम्म, भाई स्टेट बैंक में मान लीजिए मेरा भाई भतीजा, आपका कोई रिश्तेदार स्टेट बैंक में काम करता है, तो वो काम करने वाला स्टेट बैंक वाला थोड़ी ना वहां लगा दिया जाएगा। हम्म, उसने मैन पावर सप्लायर, प्राइवेट सप्लायर से प्राइवेट आदमी मांगे। वो प्राइवेट आदमी मैन पावर सप्लाई के उस गिनती में लगे हुए हैं। अब हम्म, जब मैन पावर सप्लाई की बात आती है तो लगता है कि मान लो मनोज रायन त्रिपाठी का एक छोटा भाई जो एमएससी करके और सब कुछ करके नौकरी नहीं पा रहा है, और हम किसी मैन पावर वाले को जानते हैं तो उससे कहते हैं यार हमारे भाई को भी कहीं लगवा दो यार, उसकी क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हो इस भर्ती में वो देगा। मैन पावर सप्लाई का मतलब कि 11 महीने रहेगा फिर चला जाएगा, फिर 11 हम्म, महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर चला जाएगा। तो ये मैन पावर सप्लाई जो हुई, तो इसमें मैन पावर कोई स्टेट बैंक ने नहीं दे दी है। फिर उसमें संघ से जुड़े लोगों के पुराने चेले चपाटी मैन पावर बन के आए हैं, वो इसकी गिनती कर रहे हैं। यहां हम्म, पे गोपाल राव जैसे जो लोग हैं, यहां पे अनिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं, अरे साहब आपको क्या लगता है इनके चेले प्रोटोफोन लेके घूमते हैं? प्रोटोफोन मतलब चीता कॉलिंग, कॉलिंग अल्फा वो लेके घूमते हैं। आपके लिए एक द्वार खुलेगा, उनके लिए कोई भी द्वार खुल सकता है और किसी भी वक्त खुल सकता है। हम्म, तो ये किसकी नाक के नीचे हो रहा था? कौन था वो आदमी? किसने बनाया किसी को विशेष आमंत्रित सदस्य? सुप्रीम हम्म, कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से कि ट्रस्ट बनाइए। वो ट्रस्ट केंद्र सरकार ने बनाई, लेकिन चंपत राय ने विशेष आमंत्रित सदस्य भी बना दिए उसमें। क्यों? किस लिए? उनका मूवमेंट इतना फ्रीक्वेंट होगा। चंपत राय इज चंपत राय, अनिल मिश्रा इज अनिल मिश्रा। हु इज दिस गोपाल राव? फिर एक बंदा जिसने बजरंग दल की स्थापना की थी, उसका नाम था विनय कटियार। हम्म, जिसने राम मंदिर में जेल गया, उसने दर्जनों शहीदों को शहीद होते देखा है। वो कहता है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, मैं जाऊंगा और अब जाकर सीधे जेल भेजूंगा सबको। हम्म, अभी लखनऊ से उठता हूं और शाम को पहुंचता हूं। वो मौन हो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं, खामोश। किसी ने पीछे से कह दिया खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा के स्टाइल में। वो चुप हो गए। वो कहते रहे कि ये गोपाल राव का कुर्ता बहुत सफेद होता जा रहा है। हम्म, वो कहते रहे कि जांच कौन करेगा? जो खुद ही चंदा चोर में शामिल है। हम्म, वो विनय कटियार खामोश हो जाते हैं। वो विनय कटियार कभी कार सेवा का आह्वान करते थे और खुद भी पहुंचते थे। आज विनय कटियार खुद के जाने का आह्वान करते हैं और वो भी पूरा नहीं कर पाते। वो विनय कटियार जो अब मंदिर के दर्शन में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है पास कहां है। ये हालत है। इन हालातों में जो पेचीदा हालात है, इसमें जो वीआईपी और वीवीआईपी है, खास बात ध्यान देने वाली होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ की एसआईटी अगर काम करेगी तो जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बचेगा कोई नहीं, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो।
तो मुझे लगता है बचेगा नहीं, और ये मैं कहता हूं कि बचना भी नहीं चाहिए। अच्छा, आपको यकीन है कि कोई बचेगा नहीं? मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि कोई बचेगा नहीं, चाहे कितना बड़ा हो। हम्म। मैं कहता हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ की बात पर भरोसा करते हुए मानता हूं कि कोई बचेगा नहीं। अब मनोज राजन त्रिपाठी खुद कह रहे हैं कि देख लीजिएगा वास्तव में कोई बचे नहीं। आपका ये यकीन जो है मुझे थोड़ा सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो हुआ है वो अ, एक सामान्य आप फिर मेरी पत्रकार के बात दृष्टि से दूर 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 बैठ के देखते हुए जो है ना, मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता। और वो तमाम बातें आप आपने खुद उसका आप जिक्र किया है। आप फिर नहीं समझ रहे मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि मुझे योगी आदित्यनाथ की उस बात पर भरोसा है कि कोई नहीं बचेगा चाहे कितना बड़ा हो। लेकिन अब मेरी बात यह है कि फिर बचना नहीं चाहिए, फिर बचना नहीं चाहिए। बचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं समझ गया। क्योंकि आप क्योंकि जी। इसके इसके सबूत अब बहुत लोगों के हाथों में है, और ये एक्सक्लूसिव लीकेज खुद भारतीय जनता पार्टी से किया गया है। हम्म। कौन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी? ये मसला भारतीय जनता पार्टी के अंदर से किया गया है। ये मसला ट्रस्ट बनाम साधु संतों का है। ये मसला अपनी खुली आंखों से चढ़ावा चोरी देख रहे उन लोगों ने उठाया है, जिन्होंने देखा है कि अब उनको मान अपमान झेलना पड़ रहा है। अच्छा। इन्होंने मैं सबूत इस पूरी चीज को कुछ हाथों में सौंपा, जिन हाथों में सौंपा उनको अधिकार नहीं है ये मसला उठाने का। और अब जब मसला उठ गया है तो एसआईटी गठित है, इंतजार कीजिए। अभी तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। एक आखिरी सवाल सर। इंतजार तो मैं कर ही रहा हूँ, सब कर रहे हैं। इंतजार करने के अलावा हमारे पास चारा ही क्या है? एक आखिरी सवाल। इसके पॉलिटिकल रिपरकशन आप क्या देखते हैं, चूंकि 6 महीने के भीतर चुनाव की घोषणा होनी है या हो जाना है? अब कौन से 6 महीने? अब कोई 6 महीने नहीं बचे। चलिए मान लेते हैं कि 6 महीने बचे हैं। एक मोटा मोटा, हाँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री, संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ये सब कमरों में बैठ के पावर कॉरिडोर्स में फुसफुसाते रहते हैं कि सरकार ठाकुरवादी है। हम्म। इनमें से ब्राह्मण 46 में से 43 ब्राह्मण बैठक करते असंतुष्ट होने की। हम्म। नए अध्यक्ष बनते हैं पंकज चौधरी, हम्म। और उनको डपटते, खबरदार आज के बाद जो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हुए तो, यानी पार्टी विरोधी गतिविधि तो की ही है आपने, आज चेतावनी दे रहा हूं आपको। तो लोध की बैठक हो गई, कुर्मी की बैठक हो गई, ठाकुरों की बैठक हो गई, धोबियों की बैठक हो गई, पर डांट किसको पड़ी? ब्राह्मण को। हम्म। अब आते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पे। पालकी रोकी, उन्होंने अनुशासन का पालन नहीं किया, प्रशासन का पालन नहीं किया, रोक दी गई, मुंहचैटा हुआ और उनको अनशन पर बैठना पड़ा। बटुकों को शिखा पकड़ पकड़ कर मारा गया। हम्म। तो पहला काम, कौन हो जी शंकराचार्य कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? कहाँ है कोर्ट का ऑर्डर जिसमें लिखा हो कि वो शंकराचार्य नहीं लिख सकते? हम्म। कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ पट्टाभिषेक की कार्रवाई पर स्टे है, रोक है। हम्म। एक बात। अब बचे बटुक। तो बटुकों के तो विजुअल थे मारते हुए, तो फिर क्या करें? अच्छा, तो शंकराचार्य पर बटुकों के यौन शोषण का एक मुकदमा दर्ज हो जाता है हम्म। कि ये जो अपने आप को शंकराचार्य कहता है, बवाल मचाए हुए, ये बटुकों का यौन शोषण करता है। अंत हम्म। क्या हुआ? आशुतोषानंद जो मुकदमा दर्ज कराने गए थे, उन्होंने कहा कि कुछ अफसरों और स्वामी राम भद्राचार्य के उत्तराधिकारी के दबाव में मैंने फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। हम्म। तो ब्राह्मण की बैठक हो गई, सनातन शंकराचार्य का मसला हो गया। अब आइए चंदा चोरी पर। तो आपको मालूम नहीं कि चंदा चोरी अब हुई है?
सीट चोरी तो 2024 में ही हो गई थी। तो आपको अगर अपनी सीट चोरी बचानी है, आपको अगर राम के प्रकोप से बचना है, आपको अगर नहीं चाहिए कि लक्ष्मण बाण सरासन आनू और प्रत्यंचा चढ़ा के वो सागर की तरफ देख ले, तो ये जो वोटों का समुद्र है ना, ये भी रास्ता खोल देगा। लिहाजा सीट चोरी की चिंता करते हुए वोट चोरी की चिंता ध्यान रखनी चाहिए। ये मुद्दा आपको क्या लगता है? आज के आगे आने वाले समय के भाषण आपको बता देता हूं। विपक्ष के मंचों से भाषण होगा चढ़ावा चोरी का, विपक्ष के मंचों से भाषण होगा अभिमुक्तेश्वरानंद का, विपक्ष के मंचों से ब्राह्मण तोड़फोड़ तो शुरू ही हो गई है। सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के मंचों से होगा गोली चलाने का। भारतीय जनता पार्टी से होगा जो अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। यही भाषण आपको चुनाव में सुनाई देंगे। तो आपको क्या लगता है कि अयोध्या का मंदिर बनेगा तो भाजपा बनेगी? भाजपा का इंडक्शन ही केवल राम मंदिर से है। तो भाजपा अगर राम मंदिर से बनेगी और राम मंदिर में चढ़ावे का मुद्दा उठेगा तो चोरी का भाषण तो चलेगा। आपको सफाई देनी पड़ेगी, आपको सफाई देनी पड़ेगी। वो सफाई है एसआईटी, और आपको एसआईटी की जांच रिपोर्ट बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करके बिना किसी को बचाते हुए जितनी जल्दी हो सके उसको साफ कर दिया जाए। साफ करने के बाद ही आप उस स्थिति में आ पाएंगे ताकि आपको नुकसान ना हो। वही उत्तर प्रदेश है ना जहां से भाजपा की 13 दिन की सरकार बनी, 13 महीने की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की 5 साल की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी की 2014 के बाद से लगातार सरकार है। लेकिन मंदिर का देवार्पण करने के बावजूद 2024 में मोदी सरकार नहीं एनडीए सरकार बनानी पड़ी। एक काख में दाबना पड़ा नीतीश कुमार की बैसाखी और दूसरे में चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी, और आपको अब एनडीए सरकार कहना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश से पिछले ही चुनाव के बराबर सीटें मिल गई होती तो आज फिर मोदी सरकार होती, लेकिन आपने उस उत्तर प्रदेश को हारा। अगर वो नहीं हारते तो मोदी सरकार बनाते। तो अब आपको इसकी चिंता करनी है, और चिंता नहीं की तो नुकसान होगा। सीबीआई और ईडी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें? अभी एसआईटी के हाथ में है। एसआईटी अगर फिगर लाती है और 20 करोड़ से ऊपर का मसला बनता है तो ईडी अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे संभव हुआ तो आगे भी बात करूंगा इस विषय पर, लेकिन आज अपने स्वभाव के मुताबिक ही आपने बेबाक बात की है। और मुझे लगता है कि आप और मेरे अलावा उत्तर प्रदेश और देश में जो भी जागरूक लोग हैं और जिनको जरा भी धर्म या राजनीति में रुचि है, जरा भी, वो इस मामले को ट्रैक करेंगे। आप कोई पीछे नहीं रहेगा। मैं लास्ट बात आपसे कह रहा हूं जी, लास्ट बात। मंदिर से चप्पल चोरी एक आम कहावत बन गई है राजेंद्र भाई, मजाक का विषय बन गया है कि मंदिर गए थे चप्पल बदल गई। मजाक बन गए हैं आप। दरवाजे पे चप्पल उतरती है, चप्पल चोरी मजाक बन चुका है। चढ़ावा चोरी को मजाक नहीं बनने देना चाहिए। बहुत गंभीर बात, बहुत ही गंभीर बात। और ये बात राजनीति से ऊपर है आपकी, और ये बात दिल को छू रही है। मुझे लगता है सब तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेंद्र भाई।